नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात करेंगे बांधों की सुरक्षा को लेकर, डैम सेफ्टी को लेकर। दरअसल जब बारिश होती है, जब प्रकृति का प्रसाद बरसता है तो उसके बाद वो प्रसाद नदियों से होता हुआ समुद्र तक चला जाता है। लेकिन लोगों के पुरुषार्थ के चलते जब वो डैम उसके लिए बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, तो उस प्रसाद को अपने पास भी लोग रोकने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश का इतिहास कितना पुराना है हम शायद नहीं बता सकते, लेकिन आज भारत में ऐसे जो डैम हैं उनकी संख्या हजारों में है और ये संख्या 5,745 के आसपास है और इनमें 300 अरब क्यूबिक मीटर जल का भंडारण है। यानी ये हमारा वाटर बैंक है और हम दुनिया में तीसरे वो सबसे बड़े देश हैं जो वाटर बैंक के मामले में अग्रणी हैं। ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि ये जो हमारे बांध हैं, इन बांधों की सुरक्षा ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर जल जीवन है तो जल को रोकने वाले ये बांध, इनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़्यादा अहमियत रखती है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ आर.के. जैन साहब हैं, अध्यक्ष हैं आप केंद्रीय जल आयोग के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ए.बी. पांड्या साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अंतर्राष्ट्रीय सिंचन आयोग के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ देबाश्री मुखर्जी हैं, आप अतिरिक्त सचिव हैं जल शक्ति मंत्रालय से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वेणुगोपाल शर्मा, आप सदस्य सचिव हैं एनडीएमए के, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेणुगोपाल जी। और सबसे पहले इस बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि जो बांध है, उस बांध की सुरक्षा को लेकर जो जल शक्ति मंत्रालय का जो अभियान शुरू हुआ है, ड्रिप 2 ड्रिप 3, ये अभियान की पूरी जो कोशिश है वो कोशिश क्या है, उसके टारगेट्स क्या हैं और उसमें लोगों को किस तरह से उनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करना वो उसमें शामिल है। तो ड्रिप 2 ड्रिप 3 जो है बेसिकली पहले एक ड्रिप नाम से डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हुआ। फिर चूँकि बहुत अच्छा चला और इसके बहुत अच्छे परिणाम नज़र आए तो फिर भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए। ये जो प्रोग्राम चला था ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया गया था और राज्यों की को सहायता प्रदान करने के लिए। तो अब उसके पहले जो प्रोग्राम चलाया था उसको फेज़ 1 मानते हुए अब इसको फेज़ 2 और फेज़ 3 के नाम से, इसलिए इसको ड्रिप 2 और ड्रिप 3 हम बोलते हैं। तो इसकी अभी सरकार ने आगे चलाने का निर्णय लिया है और इसकी अनुमति अभी हो गई है कैबिनेट से। इसके अंतर्गत जो बांधों की जो सुरक्षा है ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि राज्य सरकारें बांध तो बना लेती हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के ऊपर समुचित ध्यान नहीं दे पाती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि बांधों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि अगर बाई चांस अगर वो बांध अगर किसी वजह से फेल हो जाए, लीक कर जाए, तो लीक करने के अलावा अगर लीक करने से ज़्यादा अगर वो नहीं करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, टूट जाते हैं। अगर टूट जाने की स्थिति में बहुत भयंकर परिणाम होंगे, क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा जो क्वांटिटी का जो पानी है एकदम से जब निकल के और नीचे की तरफ जाएगा तो एक प्रलय की रूप में मतलब वो बिल्कुल परिणाम सामने आएंगे। जब टिहरी डैम बन रहा था, तो जब बन रहा था अपने मेकिंग प्रोसेस में था, तो मैदान के लोगों के बीच में चर्चा होती थी, दिल्ली तक के लोगों के बीच में चर्चा होती थी कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हुआ तो दिल्ली तक को ले डूबेगा वगैरह वगैरह। आप जो इस विषय के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भूकंप आए, चाहे और कोई वजह हो, क्या कोई विदेशी या इस तरह के अटैक के उसमें भी कोई बात हो सकती है, इस तरह के जो डैम हैं ये सिक्योरिटी के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने सेफ हैं? ये डैम एक्चुअली देखा जाए तो ये काफ़ी सेफ है। हम लोग जब ये बांध बनाते हैं तो हम इसके अंदर में जो सबसे बड़ा जो खतरा है उसको वो 2 किस्म के हैं। एक तो है जो कि बाढ़ का है कि कितनी बाढ़ आएगी, तो हम ये देखते हैं कि इसके जो कैचमेंट एरिया है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा कितनी बारिश हो सकती है और किस तरीके से वो बारिश हो सकती है,
और उस बारिश से भी थोड़ा और बढ़ा के बारिश को हम सिमुलेट करके हम देखते हैं कि उसमें कितनी बाढ़ आएगी, और उतनी बाढ़ के लिए हम उसकी बाढ़ की जो निकास की जो व्यवस्था है जिसको स्पिलवे कहते हैं वो हम दिलाते हैं। इसके सिवा हम उसी तरीके से देखते हैं कि जैसे आज हमारे पास करीब करीब जैसे मान लीजिए कि 150-200 साल के जो अर्थक्वेक के रिकॉर्ड्स हैं जी, तो उसके बेसिस पे प्लस हमारा जो भूविज्ञान है उसको समझते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर सबसे बड़ा भूकंप आए तो कैसा भूकंप आ सकता है, और वो भूकंप में थोड़ा और बढ़ा के और फिर हम वो बांध की जो स्ट्रक्चर है उसमें हम उसके लिए जो है वो हम व्यवस्था करते हैं। तो देखा जाए तो जो इंजीनियर्ड बांध हैं जी, वो अभी तक जो है वो इस तरीके से कभी भी फेल नहीं हुए हैं, और इसकी जो फेल होने की जो संभावना है वो अत्यंत से अत्यंत कम है। तो इसलिए जो हम कभी विचार करते हैं कि ये टूट जाएगा तो कैसे होगा, तो वो जरूरी नहीं है, पर ये क्योंकि बांध आदमी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, तो इसको अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्षतियां आने लगेंगी उसकी और एक फिर वो उम्र आपको होती प्रॉब्लम भी है। करवाएगा। बिल्कुल। अगर हम टेक्निकली सबसे ज़्यादा सुरक्षित बांध की बात भारत में करें तो वो 1, 2, 3 कौन से बांध आप उसे मानेंगे? जैसे क्या पंडित नेहरू के समय में भाखड़ा नांगल डैम बने और बड़ी चर्चा हुई इन सब की। आज के दिन में अगर हम देखें तो भाखड़ा नांगल डैम एक है जो कि भाखड़ा डैम जो है, भाखड़ा डैम है, पोंग डैम है जो उनके साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएं तो जैसे टिहरी बांध है जी, टिहरी बांध एक दुनिया का एक सबसे सुरक्षित बांधों में से एक कहा जा सकता है। उसी तरीके से अगर जैसे हम साउथ में जाएं तो हमारा जैसे श्रीशैलम बांध है या नागार्जुन सागर है या तुंगभद्रा है, और इसी तरीके से जैसे सरदार सरोवर है जी, तो इस तरीके के काफ़ी सारे बांध हैं जो कि काफ़ी सुरक्षित हैं और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, जिसका कि हमें एक तरीके से देश को अब गर्व लेना चाहिए। देवाश्री, अब सरकार ने जो ड्रिप 2 और ड्रिप 3 परियोजना के अंतर्गत इन बांधों की सुरक्षा को लेकर एक तरह से तकनीकी प्रशिक्षण का अभियान शुरू किया है। जो उसमें स्टाफ लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो अभियान शुरू किया है, इस अभियान का टारगेट क्या है, कब तक ये पूरा करना है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे वगैरह वगैरह? ये जो आप बात कर रहे हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता वृद्धि की बात कर रहे हैं, इसको हमें एक होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। एक तो पहली बात है, ये जो कार्यक्रम है ये एक केंद्रीय सरकार और स्टेट्स का एक मिला-जुला प्रयास है। जो बांध जो हैं वो ज़्यादातर 2-3 बड़े बांधों को छोड़कर ज़्यादातर स्टेट्स के साथ हैं। स्टेट्स उनका रखरखाव करते हैं, उनका अब इनके रखरखाव के लिए, लेकिन कई बार अगर इनमें कोई परेशानी आ जाए तो उसका असर जो होगा वो सिर्फ एक राज्य में सीमित नहीं होगा, वो आगे भी इंटरस्टेट नदी हैं तो वो आगे के राज्यों को भी असर कर सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने ये सोचा कि और अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षमता हैं। कुछ राज्यों की क्षमता बहुत बढ़िया है, वहाँ डैम्स के रखरखाव अच्छे होते हैं। कुछ राज्यों की क्षमता कम है, पैसे कम है, तो और ज़रूरतों में पैसे खर्च होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि ये सारे बांधों के रखरखाव के लिए एक पूरा कार्यक्रम करें। बिल्कुल। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये ड्रिप 2 में कुछ 9 राज्य शामिल हुए थे। अब हमारा ड्रिप 1 में और अभी 19 राज्यों को शामिल 19 राज्यों को शामिल किया गया है, और भी राज्य जुड़ सकते हैं आगे जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़े। तो ये राज्यों के अधिकारियों को, डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों को, जो डैम के रखरखाव कर रहे हैं उन अधिकारियों को, इन सब को शामिल करके पूरा क्षमता वृद्धि का प्रोग्राम बनाया गया है। कितने लोग इसमें शामिल होंगे वो तो आगे चल के जैसे जैसे हम लोग और भी राज्य इसमें शामिल होंगे, लाते जाएंगे डैम। तो आज के तारीख में आपको स्पेसिफिक नंबर देना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि हम देश के बड़े बड़े तकनीकी जो शिक्षण
संस्थाएं हैं, IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनको भी जोड़ रहे हैं जो डैम सेफ्टी के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज तैयार कर रहे हैं। क्या बात। तो हम ये कोशिश ये भी जारी है कि हमारा जो क्षमता वृद्धि वो तो है ही है, बट इसके ज़रिए हम इंटरनेशनली जैसे साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में भी हम अपना नॉलेज शेयर कर सकें। हमारे साथ वेणुगोपाल शर्मा जुड़े हैं। वेणुगोपाल जी, डैम सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमारे साथ उनका कनेक्शन जो है वो टूट गया है, संपर्क टूट गया है। हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं राजेंद्र जी, इसी बात को कि हम जो हैं इसमें और ऐसे क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे बाढ़ से सुरक्षा का जो है वो डैम के साथ ये फ्लड भी साथ में जुड़ जाता है, हम फ्लड से बचें। हम एक और वो देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं कि अभी बाढ़ शहरों में आ रही है, अभी बाढ़ मुंबई में आ रही है, अभी बाढ़ पटना में आ रही है, अभी ऐसे हम शहरों में देख रहे हैं। तो ये क्यों हो जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बांधों से क्या इसका कोई सीधा या अब परोक्ष कोई ऐसा वो लिंक है? नहीं, जो आपने जो बात करी कि पटना में बाढ़ आ रही है और बम्बई में जो बाढ़ आ रही है, मुंबई में तो हर साल आ रही है, आती है, तो इसका बांधों से कोई ऐसा लिंक नहीं है। एक्चुअली ये जो लिंक है, ये जो बाढ़ आती है वो ड्रेनेज का कंजेशन की वजह से है। हाँ। क्योंकि हुआ क्या है कि जहाँ ड्रेनेज या तो ठीक से रखरखाव नहीं होता, वो चोक हो जाते हैं, टाइमली उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो ड्रेनेज के जो नाले थे और जिनसे पानी निकलना चाहिए था वहाँ पे लोग बस गए हैं, अंदर तक लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, तो उससे भी फिर वो कंजेशन होता है। तो वो एक बिल्कुल एक अलग ही तरह का एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो डैम्स के और जो बाढ़ की अगर हम बात करें तो बांधों से बाढ़ को काफ़ी हद तक नियंत्रण में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो बाढ़ का जो हम लाभ बांध से लेना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको जितना संभव हो सके बांध को खाली रखना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरने की कोशिश करें ताकि आगे वो सिंचाई के और बाकी बिजली पैदा करने के काम में आए। उसकी एक कैलकुलेशन होती ही है। तो एक रूल कर्व एक बनाते हैं, हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम इतना अगर लेवल तक रखेंगे इसको, तो हम आने वाले टाइम में कितनी संभावना है कि वो पूरा भर जाएगा। तो संभावना को ध्यान में रखते हुए हम एक संभावना का एक अनुमान लगाते हैं कि भाई चलो 90% संभावना है कि इस लेवल पर रखने से भर जाएगा वो। तो एक रूल कर्व को हम फॉलो करते हैं जिससे हमको दोनों तरफ का ट्रेड ऑफ मिल जाता है कि हमको बांध की भरने की संभावना भी पूरी होती है और बाढ़ का भी पूरा लाभ मिलता है। पंड्या साहब, जो क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में आया है, क्या उसका चैलेंज हमारे बांधों पर भी है? जी, कुछ हद तक तो है। उसका चैलेंज दोनों तरीके से है। एक तो ये है कि जैसे हमने कहा कि जो बारिश होती है उसकी पैटर्न्स में जो चेंज आए हैं, तो उसकी पैटर्न उससे हमारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। उससे हमारी कैलकुलेशन बिगड़ तो जाती है, इतनी नहीं बिगड़ती, पर इससे हमारा सबसे बड़ा जो कैलकुलेशन बिगड़ जाता है वो यह बिगड़ जाता है कि जब बाढ़ आती है तो हमें उसके बाद दूसरी बाढ़ आएगी कि नहीं, उसके बारे में हमें जो है वो एश्योर्ड पता नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कभी कभी जो है वो जैसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर लेना पड़ता है, या हम पानी जो है वो कम भरता है, तो उसके बाद फिर जो लीन सीजन में हमें फिर इसकी दिक्कत आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने ये जो बांध बनाए उस समय में हमने एक सोच के बनाए हैं कि साल दर साल इतना पानी तो आता ही रहेगा। बिल्कुल। अब जो है वो उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, क्या तो वो हमें जो है देखना पड़ता है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था करें कि जब एक्स्ट्रा पानी आए तब हम ये बांध में नहीं तो कहीं और उसको स्टोर कर लें, सो दैट अगले साल में फिर हम उसको मैनेज कर पाएं। मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ वेणुगोपाल शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे हमारा संपर्क टूट गया था। वेणुगोपाल जी, जो बांध सुरक्षा को लेकर जो सरकार के अभियान के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया 2005 में जी, उसके अनुसार हर एक मंत्रालय को, हर एक विभाग को
एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए, जी जिसका उद्देश्य है कि आपदा आने के इंतजार ना करके, आपदा जब आएगी जरूर काम करना चाहिए, एनडीआरएफ या जो भी फोर्स हैं जाके लोगों को बचाव करेंगे, लेकिन इसका इंतजार ना करके पहले ही सुचिंतित योजना के द्वारा पहले आपदा का जोखिम को आइडेंटिफाई करे और आपदा का रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, उस तरह का सिस्टमैटिक मैनर में उस पर काम किया जाना चाहिए। ये सब एनडीएमए के गाइडलाइंस में बहुत शामिल। वर्षों से दिया गया है। जी 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 ये बहुत खुशी की बात है कि ड्रिप 1 के बाद ड्रिप 2 एवं ड्रिप 3 फेज में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये बहुत अच्छा कदम उठाए जाने वाले हैं। और इससे बहुत अच्छी ये बात है कि राज्य सरकारों की क्षमता बढ़ेगी, राज्य सरकारों का जो डैम पर ओनरशिप बढ़ेगी, जी जो रूल कर्व और ऑपरेशन मैनुअल जो अपडेट करना चाहिए वो अपडेशन करने की सुविधा एक सिस्टमैटिक मैनर में हो जाएगी। जी और इसके बाद जो डैम सेफ्टी के लिए आपके दर्शक लोग ये जानकर ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जी इस बार इस साल चाइना देश में एक अनहुई बोल के प्रोविंस है, वो अनहुई प्रोविंस में एक अनहोनी घटना घटी। जी जुलाई महीने में उन्होंने चाइनीज अथॉरिटीज में एक एंटायर डैम को जब खतरा था लोगों का ऊपर, धन जन जीवन का ऊपर जी नुकसान होने की संभावना थी, तब अथॉरिटीज ने खुद उसको टूट डालकर, एक्सप्लोजिव्स लगाकर उसको टूट डाले। तो कितना गंभीर समस्या है डैम सेफ्टी, ये देखकर मिलेगा। और जब चाइना में ये लोग इतना कदम उठाए, वो पानी को 2 स्टैंडिंग जलाशयों में उसको डाइवर्ट किया, सो दैट जो निम्न स्तर में जो लोग हैं, जो डाउनस्ट्रीम में जो लोग हैं, जी, उनको जैसा नुकसान ना हो। तो इसलिए डैम सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको सटीक रूप से सिस्टमैटिक मैनर से करने के लिए अब अच्छा मौका मिला है। हालांकि भारत में इस तरह की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है कि किसी डैम को एक्सप्लोसिव लगा करके और उसे उड़ाया जाए, उसके वाटर को डाइवर्ट किया जाए, कहीं स्टोर किया जाए, रीस्टोर किया जाए। लेकिन ये मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा आपसे पंड्या साहब कि क्या भारत में जो ये हज़ारों की संख्या में, जिसकी 5000 से ज़्यादा संख्या बताई, क्या कुछ बांध ऐसे भी हैं जो अनुपयोगी हैं, जिनमें पानी आता नहीं है या उनका कोई यूज़ नहीं है? अभी तक तो ऐसा कोई भी बांध हमें देखने में आया नहीं है, ना ही सुनने में आया है। हर बैंक में कुछ ना कुछ वाटर है। अभी तक हमारे पास जितने भी बांध हैं वो किसी न किसी रूप में वो हमें काफ़ी उसका जो है उपयोग जो है वो काफ़ी सफल सिद्ध हो रहा है, और अभी तक तो ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। एक्चुअली ये जो आप जो बात कर रहे हैं वो एक जो नया जो एक बात चल रही है, जो कि जिसको कि डीकमिशनिंग ऑफ डैम्स कहते हैं जी, वो पाश्चात्य देशों में, खास करके अमेरिका में और कुछ जैसे स्वीडन वगैरह के कुछ देशों में यह है कि जहाँ पर कि खनन के लिए वो बांधों का इस्तेमाल होता था जी, और अब क्योंकि वो खनन बंद हो गया है तो अब वो बांध की उपयोगिता भी नहीं रह गई है। और इसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम आता है कि वो जो कंपनी है कहती है कि हमारा तो बिजनेस ही बंद हो गया, तो अब हम इसको रख के क्या करें। तो उनको वो लोग जो हैं वो हटाने की कोशिश करते हैं जी, या हटा देते हैं। पर अदरवाइज जो है अपने देश में, या हमने जैसे देखा कि जो इवन जो अमेरिका है या चाइना है या कहीं भी इस तरीके का डीकमिशनिंग की जो बात जो है वो हुई नहीं है। देबाश्री, एक बात और है कि बांध के रख रखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, बांध का जो उपयोग है, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो जल शक्ति मंत्रालय का जो अभियान है, इस अभियान में कौन कौन से ऐसे स्टेप रखे गए हैं जिनका हमें जिक्र करना चाहिए अपने दर्शकों के सामने, और किस स्तर पर कैसे कैसे उसको आगे लेकर के हम जा रहे हैं? जो अभी इसमें इसके 2 अहम पहलू हैं। एक तो जैसे आपने बताया ड्रिप जो प्रोग्राम है, ड्रिप प्रोग्राम में भी 4 पहलू हैं। ड्रिप प्रोग्राम में एक बड़ा पहलू है कि जो हमारे पास जो बांध है, उन बांधों का हेल्थ असेसमेंट करना। जी। हाँ,
तो हेल्थ असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट करे और ये तय करे कि किन किन बांधों को सबसे ज़्यादा मरम्मत रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। ये पहला है। तो ये स्टेट्स के साथ हम लोग कर रहे हैं, उनकी कमिटीज़ गठन हुए हैं, वो टेक्निकल कमिटीज़, वो जाके डैम्स की इंस्पेक्शन करके तय कर रहे हैं। दूसरा है जो सारी जो सॉफ्ट बातें जो है, रूल कर्व्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल्स, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, ये जो इनके मेंटेनेंस के जो प्रोसेसेस होने चाहिए, वो प्रोसेसेस के निर्माण करना, गठन करना और उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसमें ड्रिप टीम और CWC इसमें लीड ले रहे हैं और स्टेट्स के सारे लोग इसमें शामिल है। एक बात और है पंड्या साहब, और वो ये है कि जो बड़े बांध हमारे पास हजारों में हैं, मझोले बांध तो हमारे पास लाखों में हैं, और चेक डैम की अगर हम बात करें तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। लोगों की भी एक नज़रिया रहा है, जैसे करीब 36 डैम जो हैं उनमें कुछ फेलियर आया अभी तक की हिस्ट्री में, शायद, और उसमें से कई जगह खतरा भी पैदा हुआ, जनहानि भी हुई उससे। लेकिन लोग जो पैरोकार हैं वो छोटे बांधों के देश में ज़्यादा हैं, और चेक डैम के तो बहुत ज़्यादा हैं कि एक ऐसा डैम जो एक गांव के पहले कहीं पर पानी को स्टोरेज किया, और वो सोचते हैं कि जब ड्राई सीजन आएगा उस ड्राई सीजन में हम इस पानी का उपयोग कर लेंगे। ये जो एक नज़रिया है, ये नज़रिया ज़्यादा सही है या बड़े डैम इस्टेब्लिश करना ये ज़्यादा सही है? दोनों ही। भविष्य किसका है, फ्यूचर किसका? भविष्य दोनों का ही है। ओके। कोई एक को हम रख के दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि उससे बिजली भी बननी है। क्योंकि उससे बिजली तो बननी ही है, पर दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक जगह आपको पानी को स्टोर करने की आपके पास क्षमता नहीं है। आज पानी तो उतना, टिहरी डैम जितना पानी जो है वो हमें कानपुर में भी मिलता है जी, पर कानपुर में अगर हम वो स्टोर करने जाएंगे तो हमें सेवरल 100 स्क्वायर किलोमीटर को जो है वो डुबाना पड़ेगा, जो कि हमने टिहरी में हमने सेवरल 1000 हेक्टर्स में हमने उसको पूरा कर दिया। जी 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 जी। तो इसलिए बड़े बांध की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास पानी, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पॉपुलेशन को सर्व करना है। ऑल्सो दूसरा जो ज़रूरत ये है कि हर एक जगह जो है वो हम बड़े बांध नहीं बना सकते। तो जहाँ पर छोटे बांध बना के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो लोकली पूरी की जा सकती हों, तो वहाँ पर छोटे बांध की भी ज़रूरत है। एक बात ये भी आई कि बड़े बांध बनाने से हमारी नदियों का जो पानी की जो स्पीड थी, उस स्पीड में कुछ फ़र्क आया है, वो कुछ कम हुई है। जो पानी की स्पीड है वो पूरे साल नदी में एक जैसा पानी नहीं रहता है, और बांध जो बनाते हैं वो जब पानी ज़्यादा होता है, अगली स्पीड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम, तो पानी के वॉल्यूम से इसका मतलब है। तो जब मानसून के टाइम पे जब बाढ़ आती है तो पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है, उसको हम छोटे बांध में नहीं स्टोर कर सकते हैं। जी जी। अब मान लीजिए घर में अगर नल आता है अगर 15 मिनट के लिए, और आप कहोगे हम उसको कटोरियों में भर के रख लें, बिल्कुल तो संभव नहीं होगा। आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूँगा कि पंड्या साहब, कि ये जो ड्रिप 2 और ड्रिप 3 जो शुरू किया गया है, ये इसके जो आउटकम होंगे, इसके जो नतीजे होंगे, उनको आप किस तरह से देखते हैं? इनके नतीजे काफ़ी ज़रूरी हैं, और ये काफ़ी जो हमारे एक तरीके से जिसको कहें कि लंबे अवधि में हम इसके जो फल है वो हम देख पाएंगे। हमने जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमने काफ़ी अच्छे से हमने जो है डैम बांधने का काम शुरू किया, जो कि अभी तक चल रहा है। पर ये जो बांध हैं वो उत्तरोत्तर उनकी आयु में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो फिर आगे चल के हमें वो बांध उसी तरीके की सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारा इंश्योरेंस है कि अगर हम अब नहीं करेंगे तो बाद में फिर हमें उसका जो खामियाजा है वो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें नए बांध बनाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंड्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, देवाश्री आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ वेणुगोपाल जी जुड़े। वेणुगोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जल को, बड़े बांधों की सुरक्षा को समझाने की कोशिश की लोकसभा टीवी के दर्शकों को, देश को। और फिलहाल मुझे भी इजाज़त दीजिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।